है कि नहीं? और 1 महीने बाद आता है 1 मिलियन व्यूज, 45 दिन बाद आता है 10 मिलियन व्यूज, और 2 महीने बाद आता है इनफाइनाइट व्यूज। और फिर ये लोग मसीहा बन जाते हैं। 8 घंटे में लक्ष्मीकांत खत्म। आइए, लक्ष्मीकांत सर से मिला हैदराबाद में, बोले रवि जी आप भी बड़े अच्छे लेखक हैं। हमने कहा सर हम तो आपसे मिलने आए, तब तो हमारी तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब आप खुद महान बनना चाह रहे हैं। हमने कहा सर कितने टाइम लगे आपको लक्ष्मीकांत अपनी किताब लिखने में? लक्ष्मीकांत सर आपको? बोले रवि सर 6-7 साल लगे थे सर। हम कहा 6 घंटे में आपको लोग पढ़ा देते हैं, समझ ही नहीं है। हम यूट्यूब खोले, कह देखो 13 घंटे आप खत्म, 13 घंटे में आप खत्म। हैदराबाद में रहते हैं सर, जब मैं जाता हूँ मिलता उलता भी हूँ, थोड़े पैर वैर भी छू लेता हूँ, बुजुर्ग हैं, थोड़े सीनियर हैं, मतलब अलग ही हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इतनी किताब कर गया कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये नहीं। हम लोग तो अभी स्ट्रगलिंग फेज में हैं। ठीक है, चलेगा। तो अब सुनिएगा, तो ऐसा है, उन्हीं से उनकी बात ही मैं आपको बता रहा था। ये तो आप लोग की हालत है, चलेगा। एक तो ये सोर्स ऑफ लाइट दूर जा रहा है, टार्च को लेके पीछे जाओ। दूसरा, आप यहां टार्च लेके रखो, पास में आओ और पास में आओ। अच्छा, गेटिंग क्लोजर, बहुत सही। डॉपलर ने दोनों एक्सपेरिमेंट कर डाले लाइट्स के। सोर्स ऑफ लाइट को दूर ले जाते हुए प्रिज्म पे भेजा, और सोर्स ऑफ लाइट को पास आते हुए प्रिज्म पर भेजा, और फिर देखा कलर में वेरिएशन क्या हो रहा है। जो डॉपलर को मिला पहले वही मान लो। डॉपलर को क्या मिला? इस केस में डॉपलर को मिला ये, और इस कलर में डॉपलर को मिला ये। आज सुबह हमसे एक बच्चा पूछा सर ऐसा क्यों मिला? हम क्या, हमको नहीं पता, डॉपलर को मिला, हमको बता रहे हैं। आर्किमिडीज को ये मिला, न्यूटन को वो मिला, हम क्यों जाए इन सब चीजों पे बकवास कर रहे हैं? जो मिला मान लो, उसी से तो पूरा विज्ञान जगत चल रहा है, मान लो ये ऐसा है। अब हम न्यूटन का एक्सपेरिमेंट थोड़ी करने जाएंगे, हम तुमको छत पर से थोड़ी ना नीचे फेंकेंगे ग्रेविटी का कंसेप्ट बताने के लिए। हम थोड़ी ना जाके पेड़ के नीचे सोएंगे और एप्पल दिखेगा गिरता हुआ, हम कहेंगे ग्रेविटी है। हो गया जब कहानी थी। सिर्फ चुपचाप सुनिए, बस इसके बेसिस पे ये बोला गया। तो सर ये बताओ यहाँ कंक्लूजन क्या? कंक्लूजन सीधा यही है कि जो सोर्स ऑफ लाइट जमीन पे आ रही है उनको प्रिज्म से पास करो। आज पास करो, कल पास करो, 10 साल बाद पास करो, 100 साल बाद करो, और जब मर जाओ तो बोलो बच्चों को और पोतों को भेजते रहना। अगर वो लाल की तरफ डाइवर्ट हो रहा है तो जहां से लाइट आ रही है चीज दूर जा रही है। अगर वो नीले की तरफ डाइवर्ट हो रहा है तो जो चीज है वो पास आ रही है। अब भी नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? चेहरा तो ऐसा नहीं दिखा कि आ गया। क्या समझे? ये समझे कि सर अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट पास आ रही है उसको प्रिज्म से भेजा जाए, आज कल परसों, 2 साल 5 साल 20 साल 50 साल 100 साल 2000 5000 साल बाद, और हर उसकी एफिशिएंसी को चेक की जाए, उसकी लाइट्स की बीम्स को चेक किया जाए। अगर वो लाल और ज्यादा डार्क हो रहा है, इस तरफ चीज और पीछे जा रही है, और नीला और डार्क हो रहा है, चीज और पास आ रही है। एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं किया है, जिसने किया उसकी बात बता रहा हूं। कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल हम नहीं देंगे, हम डॉपलर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ प्रमाण हो ही नहीं सकता। तो ये बताओ कि ब्रह्मांड फैल रहा है वो कैसे पता चल रहा है? और ब्रह्मांड सिकुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कैसे पता चल रहा है? तो व्हाई यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, तो रीजन है रेडशिफ्ट इफेक्ट। नहीं समझ आया? सोचो, साइंस प्रूफ करता है चीजों को, हवा में नहीं छोड़ देता है। ये 2050 में देश डेवलप हो जाएगा, हवा में बात नहीं। प्रूफ दो कैसे? ये वाला ये काम चल रहा है, ये वाला ये काम चल रहा है, इस बार इतने लोग ईमानदार हो जाएंगे, इतने लोग हम जेल में डालेंगे, और ये मिलाकर कुल हमारा पैसा आ जाएगा, देश डेवलप हो जाएगा। कुछ तरीका बताओ, हवा में बात नहीं। तब तो लगता है हाँ कुछ है, हो जाएगा। ठीक है, सुनो सर, माइक्रोवेव क्या है? सुनो, ऐसा है, माइक्रोवेव अगर पास आ रही है, मतलब कोई चीज पास आ रही है तो उसकी वेव्स पास आ रही है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होगा। और कोई चीज दूर जा रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कम होगी, उसका वेवलेंथ बढ़ेगा। इतना तो आप जानते हैं कि नहीं जानते? माइक्रोवेव जो होता है डायरेक्शनल वेव होता है कि नॉन डायरेक्शनल होता है? माइक्रोवेव डायरेक्शनल होता है कि नॉन डायरेक्शनल? डायरेक्शनल। सबको पता है सूरज की रोशनी में, सारे स्टार्स की रोशनी में माइक्रोवेव्स आते हैं।
आते कि नहीं आते? ये माइक्रोवेव जो आ रहे हैं, जो आ रहे हैं, जो आ रहे हैं, इनको चेक करो। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो चीज पास आ रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो चीज दूर जा रही है। तो हम इस बेसिस पे भी आइडिया लगा सकते हैं कि यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग हो रहा है या कॉन्ट्रैक्टिंग हो रहा है। अब बताओ, अगर हम ये चीज कंफर्म कर रहे हैं रेडशिफ्ट इफेक्ट के बेस पर, माइक्रोवेव एक्सपेंशन के बेसिस पर, कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, और बिग बैंग भी क्या कह रहा है? ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। तो ये बताओ, बिग बैंग थियरी को हम गलत माने कि सही माने? और सुनो, आज भी ब्रह्मांड फैल ही रहा है। कब तक ये होगा कुछ पता नहीं। ये वही ब्रह्मांड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका साइज किसी को नहीं पता। ये वही ब्रह्मांड हम बात कर रहे हैं जिसका सेंटर आज तक किसी को नहीं पता। क्योंकि आपको सेंटर तक पहुंचने का मतलब है कि आप इस वाली जगह तक पहुंच गए हैं। यही तो होगा ना ब्रह्मांड का सेंटर, जिसको हमने सिर्फ वर्चुअली माना है कि यहीं से ब्रह्मांड की ओरिजिन हुई है। अभी तक ये चीजें, अभी यहां तक हम पहुंचे नहीं हैं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर? ठीक है। एक चीज और यहीं पे पढ़ लेते हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है भाई? डार्क मैटर, डार्क एनर्जी समझो जरा। थोड़ा सा ध्यान दो। जब हम लोग छत पे सोते हैं नानी के घर, समझना जरा, इमेजिन करना। तो जब हम नानी के घर पे छत पे सो रहे होते हैं तो धीरे धीरे हम लोग खो रहे होते हैं आसमान को, देखते देखते स्काई को धीरे 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 खो रहे होते हैं। और खोते 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 कुछ कजिन वजिन सो रहे होते हैं, पर अभी भी हम सोए नहीं हैं। आप मेरी फीलिंग समझो। देखते 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 एक जगह ऐसी दिखती है आसमान में, और नानी और मम्मी बात कर रही हैं। ये लोग पूरी रात भर कच 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 करती रहती हैं, और हम लोग अगर बात करें तो डांटती हैं। और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब नानी और मम्मी करती हैं। बोल, हम झूठ बोल रहे हैं? रात में सोते करती है नहीं करती? दोनों, ये दोनों बैठ जाएं तो भूल जाएं कि हम लोग इनके औलाद हैं। भाई, उसकी मम्मा है, उसको भी तो मोह है, जैसे तुम्हारी मम्मा को तुम्हारा मोह है, उसको उसकी अपनी मम्मा का मोह है। तो गलत क्या है? करने दो बात, करने दो बात, है ना, करने दो बात। आप लोग मेरी क्लास को लगता फील नहीं करते हैं। कर लिया करो यार 5-10 मिनट। इतनी खूबसूरत खूबसूरत बातें बताता हूं। देसी आदमी हूं, सोबाजी करता हूं नहीं। थोड़ा शर्ट पैंट अच्छा पहन लिया हूं क्योंकि इसको क्लास लेने आया हूं, नहीं तो हम कुर्ता पैजामा पहन के आ गए होते। अच्छा नहीं लगेगा, चलिएगा। तो जब हम सो रहे हो, लोग हम जब खोए हैं तो थोड़ी देर बाद हमको ये दिखाई देता है कि ये कैमरे वाले लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी अपने बच्चे ही हैं। हम थोड़ी देर बाद ये लगता है, देखो ये जो स्टार्स है ना, स्टार्स, इसका एक अरेंजमेंट है। हर जगह नहीं, कहीं एक कॉन्स्टिलेशन है। अरे वहां तारे इस तरीके से लगे हैं। थोड़ी देर के बाद अरे यहां भी स्टार्स एक अरेंजमेंट में लगे हैं, एक तरीके से लगे हैं। कल फिर सोने जाते हैं, फिर वो तारे उसी अरेंजमेंट में दिखते हैं, फिर वो तारे, और तो कुछ दिखता नहीं है। तो रोशनी जहां से आती है वही दिखता, बाकी तो सब अंधेरा 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 अंधेरा। उसके अंदर बहुत कोशिश की है, आज तक हम देख नहीं पाए। आप लोग देखे कि अंदर कुछ नहीं दिखा आज तक। डार्क डार्क एरिया, ये सब अंदर अंदर ये दिख रहे हैं, मान लो तारे तारे दिख रहे हैं, बस ये अरेंजमेंट दिख रहा है। अगले साल फिर हम नानी के घर गए गर्मी की छुट्टी में। उसके बाद फिर हम गए, और जाते गए जाते गए जाते गए, कई साल हो गए, 10-12 साल हो गए।
अभी भी वहां पे वो तारों का अरेंजमेंट लगा हुआ है, अभी वो अरेंजमेंट लगा हुआ है। सर ये ऐसा क्यों है? तो साइंटिस्ट कहते हैं असल में क्या है, उनका ऐसा मानना है इस डार्क एरिया में कुछ ऐसी चीज है उनको पकड़ के रखी हुई है, बहुत सही, उनका एक अट्रैक्शन बनाकर रखी हुई है, और उसी चीज को हम कहते हैं डार्क मैटर। जैसे कि आवर मम्मा पापा, हमारे मम्मा पापा हमारे घर के डार्क मैटर होते हैं। हम भाई बहन कहीं रहें, घूम फिर कर अपने माँ बाप के अगल बगल पहुंच ही जाते हैं। ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये। नहीं समझ आएगा? जैसे त्योहार आता है हम सब अपने घर भागते हैं, क्योंकि बच्चा ये बात सही है, त्योहार यानी फेस्टिवल्स परिवार के साथ ही मनाए जाते हैं। जिनका परिवार नहीं है उनकी जिंदगी में त्योहार की कोई खुशी नहीं है। ये बात सच है, बुरा मत मानिएगा, पर यह हकीकत है। खुशियां लोगों के साथ ही मनाते हैं और अपने परिवार के साथ मनाते हैं। जब आप आईएएस बनेंगे तो आपका अपना परिवार ही पहले दिखेगा, बाद में फिर हम आएंगे। और सही बात है, पहले अपने परिवार को ही आप देखिए, क्योंकि आप आईएएस मतलब आपका पूरा घर आईएएस बना है, सब खुश होंगे। फिर आपको दिखेगा अब कौन है, पहला सर रवि सर थे, सर हो गया हमारा सर, अरे रैंक 1 हुआ तब तो घर भर 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 हमारा खुशी का रहेगा। अपना बच्चा रैंक 1 बने समझते हो, हमको भी तो खुशी होता है, मेहनत हमारा सक्सेस। अरे बहुत इमोशनल टीचर है, क्लास में अजीब सा बन के रहते हैं बस, ताकि तुम लोग थोड़ा डरो, नहीं तो इज्जत नहीं करोगे ना। अच्छा, अब अभी इमोशनल बनाओ, ठीक है? तो सर एकदम डार्क मैटर समझ में आ गया, माँ बाप एकदम डार्क मैटर हैं। और वैसे भी सर दिवाली का त्यौहार तो देख ही रहे हैं, आ ही गया है, हर साल आ ही रहा है। और सर सही बात है सर, दीदी रंगोली बना रही हैं, मम्मा वो कौन सा एक ओल का पकौड़ा होता है उसको काट रही हैं, उबाल के उसको रात को होंगी। पापा गए हैं कुछ सामान वामान लाने, जो बड़ा भाई हो छुटकू को लेके पटाखा लेने गया है, और आप जो है बाहर लड़ी लगा रहे हैं। पूरा परिवार इन्वॉल्व है, दिवाली मनाई जा रही है। कुछ याद आया? तुम लोग बच्चा सुने नहीं क्या? तुम नहीं सुनी? दोबारा हम नहीं बताएंगे। छुटकू पटाखा लेने गया है, छुटकू घर का सबसे छोटा भाई जो बेटा होता है, क्या होता है उसको पटाखा ज्यादा चाहिए होता है, ऊन बम लेने गया, ऊन बम लेने गया, सुतरी वाला। अरे हमारे यहाँ ऊन बम बोलते हैं जी, तुम्हारे यहाँ सुतरी बोलते हैं, हमारे यहाँ ऊन बम बोलते हैं। सुनिए, बहुत हो गया हंसी मजाक, अब लौट आते हैं। पर कुछ फील हो रहा था कि नहीं? बोलो हाँ हो रहा था। सुतरी वाला बम लेने गया, ऊन वाला, इसी में हमसे फालतू में इतना बढ़िया एग्जाम्पल चल रहा था। चलिए लौट आइए। अब देखो ऐसा है, थोड़ी देर बाद आपको कुछ दिन बाद ऐसा नजर आता है कि वो जो कॉन्स्टेलेशंस थे उसमें कुछ इधर उधर हो गए हैं। मतलब ये जो एक यहां पे कोई स्टार से जो चीज थी, ऐसा लग रहा है बच्चा धीरे धीरे वो जो यहां पे था वो यहां चला आया है, और अब अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो गया है। और इस एरिया में जो एक डार्क वाला एरिया, ये यहां पे कोई एक ऐसी चीज है जिसने इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दिया है, और जिसकी वजह से यहां पे जो सेलेस्टिकल बॉडी था वो यहां से दूर चला गया है। ये डार्क एनर्जी है। ज्यादा क्लियर नहीं हुआ? अभी हो जाएगा। घर की भाभी, अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? अरे हम क्लियर ना करें। घर की भाभी, समझ में नहीं आया बच्चा। कभी कभी घर में ऐसी भाभी लोग आ जाती हैं जो भैया का अट्रैक्शन पापा से कम कर देती हैं और घर परिवार लेके निकल लेती हैं। तो ये अट्रैक्शन कमजोर कौन की? तो उस जगह पे डार्क एनर्जी समझो भाभी की तरह का काम कर रही हैं। कुछ पता नहीं है। हाँ डार्क नहीं, एक बात अभी मैं बोलने जा रहा हूं, सुनो। जो मैंने आपको डार्क मैटर और डार्क एनर्जी बताया ना, हार्डली 95% 95% डार्क मैटर डार्क एनर्जी आज ही पता ही नहीं है।
तो सर ये लेस देन 5% डार्क मैटर डार्क एनर्जी बता रहे। एग्जैक्टली समझा ले गया। तो भैया मम्मी पापा तुम्हारे घर में कौन, और अगर भाभी वो वाली आ गई तब चंठ वाली। चलिएगा, है डार्क एनर्जी एनर्जी से देखो, इसको एनर्जी बोला गया, जबरदस्ती ना बोलो। कम एनर्जी लगा रही भाभी, बस है, बस नाम है, नाम है, इस तरह का काम करने वाला है बस। अरे भाई जो लोगों ने बोला मान लो, फिर कह रहे 95% पता ही नहीं, अब उस पर हम लोग टाइम बर्बाद करें। चीज कंफर्म ही नहीं है ज्यादा, थोड़ा बहुत पता है मान लो। अगली हेडिंग डालो। अब हम लोग का बेसिक पोर्शन खत्म हो गया, अब हम टेक्निकल एंटर कर चुके हैं, मतलब सामान इकट्ठा हो गया है, अब हम खाना बनाने चल रहे हैं। अब एक बात और सर, ये बताओ ये सब क्यों डार्क मैटर डार्क एनर्जी के बारे में ज्यादा पता नहीं चल पा रहा है? सुनो, बोल देना, नहीं बोल देना बस, है ना। अब आप पूछोगे सर ये डार्क मैटर डार्क एनर्जी के बारे में ज्यादा पता क्यों नहीं चल पा रहा है? बच्चा रीजन है, जब इनके अंदर कोई वेव्स भेजते हैं ना, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, कुछ भी भेजो, गायब हो जाते हैं सब। ऐसी एक और होता ब्लैक होल, सब गायब हो जाता है अंदर, कुछ पता ही नहीं चलता। अब मैं बताओ कोई वेव हमारी बॉडी में आवे और पार ही ना हो, यही गायब हो जाए अंदर, तो अंदर क्या कुछ पता चलेगा? बोलो नहीं। ये सब ऐसी चीजें होती हैं, यहां जाके सब कुछ गायब हो जाती हैं। इसीलिए आज तक डार्क मैटर डार्क एनर्जी ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ क्लियर नहीं है। जितना भी साइंटिस्ट ने बोला है उतना मैंने बता दिया है, इसे बहुत ज्यादा सोचना और दिमाग लगाना नहीं है, जितना मैंने बोला इतना याद रखो। और ये भी लॉजिक बता दिया क्यों बहुत ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि इनके वेव्स वगैरह जाके गायब हो जाते हैं, कहीं कुछ पता नहीं चलता। रुको अभी, अब हम तुमको लिए चलते हैं टेक्निकल चीजों पे, और पहला एक हेडिंग लिखते हैं सर्न एक्सपेरिमेंट। पहली हेडिंग है दैट इज अ सर्न एक्सपेरिमेंट। सर्न एक्सपेरिमेंट को हम लोग हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसका जो इंग्लिश नाम है, वैसे तो इट इज अ फ्रेंच नेम, इसका इंग्लिश नाम है यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इसका ब्रिटिश इंग्लिश नाम जो है, इंग्लिश में जो कहते हैं, दे आर कॉलिंग देम एज अ यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। बहुत सारे टर्म्स मुझे लिखने हैं पहले। सो सर्न एक्सपेरिमेंट इज अ हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। वी आर ऑल्सो कॉलिंग देम इंग्लिश में एज अ यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इसे हम लोग कहते हैं यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। और जानते हो सर्न एक फ्रेंच नेम है, फ्रेंच से लिया गया, फ्रांस फ्रेंच नेम है। फ्रेंच में इसका नाम काउंसिल यूरोपियन करके कुछ होता है। खोल ही देते हैं ना, अब नेट है तो क्या करना। सर्न फुल फॉर्म CERN, सर्न फुल फॉर्म देखो। ओहो सॉरी कोई नहीं। तो सर्न एक फ्रेंच नेम है और उसका ब्रिटिश इंग्लिश नाम जो है वो क्या है? यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। तो कंफ्यूज मत करना, यहां ई से और यहां सी से है, ठीक है। सर्न एक्सपेरिमेंट क्या है? ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पार्टिकल। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करेंगे गॉड पार्टिकल होते हैं या नहीं होते हैं। गॉड पार्टिकल को हम सब हिग्स बोसान पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। सो वी आर ऑल्सो कॉलिंग देम एज अ हिग्स बोसान पार्टिकल। So God particle also called as a Higgs boson particle. सारे टर्म्स लिखते चलना। God particles also called as a Higgs boson particle. और God particle का पता लगाने के लिए हम लोग पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाते हैं। सब धीरे धीरे समझ गए। पार्टिकल एक्सेलरेटर कई शेप के हो सकते हैं, वो लीनियर शेप के भी हो सकते हैं और सर्कुलर यानी गोलाकार भी हो सकते हैं।
फिलहाल इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हम लोग सर्कुलर शेप के ही एक्सेलेरेटर को यूज करते हैं गार्ड पार्टिकल को ढूंढने के लिए। लीनियर शेप के एक्सेलेरेटर को लाइनर बोला जाता है, लेकिन इसका यूज यहां पर नहीं हुआ है। सर्कुलर शेप के एक्सेलेरेटर हुए हैं जिनका नाम है साइक्लोट्रॉन, जिसका नाम है सिंक्रोट्रॉन, और जिनका नाम है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, और जिनका नाम है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, शॉर्ट में कहते हैं LHC। ये 3 अलग अलग साइज के हैं। साइक्लोट्रॉन सबसे छोटा है, सिंक्रोट्रॉन उससे बड़ा है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर सबसे बड़ा है, 27 किलोमीटर एरिया का है। अभी बताता हूं। एक टनल है पूरा, एक सुरंग है पूरा, सब जमीन के नीचे के एक्सीलरेटर हैं, क्योंकि अगर बाहर की कोई भी रोशनी या उसका कोई वेव्स अगर उस जगह पर पहुंच गया तो पूरे एक्सपेरिमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है। एक चीज यहां पे और है जो मैं ऐड ऑन कर देता हूं, फिर मैं चीजों को समझाना शुरू करता हूं। अबाउट पार्टिकल डिटेक्टर, अबाउट पार्टिकल डिटेक्टर। पार्टिकल डिटेक्टर जो इन पार्टिकल्स को ढूंढेगा, पार्टिकल डिटेक्टर जो इन पार्टिकल्स को ढूंढेगा। कौन कौन से पार्टिकल डिटेक्टर हैं जो यहां पे यूज करते हैं? एलाइस, A+, CMS और LSCB। एलाइस, A+, CMS और LSCB। ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी क्या है ये। एलाइस, A+, CMS और LSCB। जो स्क्रीन पे लिखा है उतार लो पहले फटाफट, फिर एक एक चीज को लेकर चलते हैं। और इसमें एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट है, जिनका नाम है प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस। वहीं से हम लोग कहानी को शुरू करेंगे। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म होता है, जिस एक्सपेरिमेंट में हम लोग गार्ड पार्टिकल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये स्विस फ्रांस बॉर्डर के पास ऑर्गेनाइज होता है पूरा का पूरा रिसर्च, नियर जेनेवा। वैसे सर्न का अपना एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, मैं उसको फॉलो भी करता हूं, और बहुत नए नए रिसर्च करते हैं। ये सब बड़े महंगे महंगे रिसर्च होते हैं। सर्न लेबोरेटरी में जो मेन लीडिंग कंट्री है वो यूरोप है, और यूरोप के पास बहुत पैसा है, तो बड़े बड़े रिसर्च करना यूरोप के लिए बहुत आसान बात है, ठीक है ना। तो ये सर्न एक्सपेरिमेंट ये बहुत ज्यादा एनर्जी वाले एक्सपेरिमेंट है, इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, बहुत ज्यादा पावर यूज होता है। यहां तक कहते हैं गार्ड पार्टिकल को ढूंढने के लिए जो एक्सपेरिमेंट 2012-13 के आसपास हुए थे, वहां पे इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई थी जिससे कि आप किसी शहर को, किसी मॉडर्न शहर को आप 1 साल तक इलेक्ट्रिसिटी दे सकते थे। जो कितना पैसा खर्च हुआ होगा, किसी शहर को 1 साल की इलेक्ट्रिसिटी का कितना खर्चा होता होगा, अरबों रुपए होते होंगे, और ज्यादा होते होंगे। मॉडर्न सिटीज में जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग हो, और भी ज्यादा मॉडर्न सिटीज मतलब समझते हो अच्छा पॉपुलेशन, जिसके पास घर में AC हो, वॉशिंग मशीन हो, A to Z सारी चीजें। मॉडर्न सिटीज का मतलब ये होता है। सर्न एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर हम लोगों ने गार्ड पार्टिकल को ढूंढने की कोशिश की। मेन लीडिंग रिसर्च यूरोपियन कंट्री का है। भारत शुरुआत में इसका सिर्फ ऑब्जर्वेटरी कंट्री था। हम इन एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं, जाकर रिसर्च कर सकते हैं, ये सब। बाद में भारत इसका एसोसिएट मेंबर बन गया, यानी भारत इसमें फंडिंग जनरेट करना, इसका रिसर्च में पार्टिसिपेट करना, ये सारे काम करता है। तो नाउ इंडिया, वो भी आज नहीं, 2016 के आसपास से, 15 के आसपास से भारत इसका एसोसिएट मेंबर। एसोसिएट मतलब सारे ग्रुप पे कंट्रीज एसोसिएशन में भारत भी है, जो मिलजुल के काम कर रहा है। ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, इस तरह की चीजें होती है, ठीक है। तब आप पार्टिसिपेटरी कंट्री बन गए। पहले तो बात होती है सर गार्ड पार्टिकल होता क्या है। गार्ड पार्टिकल को ढूंढने के लिए क्या बनाया गया? एक एक्सीलरेटर बनाया गया। वो जगह, वो लैब जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो एक्सीलरेटर है। 3 अलग अलग शेप के एक्सीलरेटर, और तीनों सर्कुलर शेप के यूज किए गए सीक्वेंस में। सबसे छोटा साइक्लोट्रॉन, उससे बड़ा सिंक्रोट्रॉन, सबसे बड़ा लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, सबसे बड़ा लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ये तीनों की मदद से। और डिटेक्टर जो है, डिटेक्टर वो होता है जिसके अंदर बहुत पावरफुल कैमरे होते हैं। जो फाइनल एक्सीलरेटर है जिसके अंदर हमने गार्ड पार्टिकल को ढूंढा है, वो ये वाला है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। और इसी लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के अंदर जो फाइनल एक्सपेरिमेंट किया है, उसके अंदर हम लोगों ने डिटेक्टर लगा रखा है। ये डिटेक्टर के नाम है एलाइस, A+, CMS, LSCB। इसी एलाइस, A+, CMS, LSCB के अंदर गार्ड पार्टिकल ढूंढे गए थे, कंफर्मेशन हुआ था। ये बहुत पावरफुल कैमरे होते हैं। These all are very very powerful camera। ये बहुत पावरफुल कैमरे, इन कैमरे के बेसिस पर ही इन चीजों को देखा गया।
ये तो मैंने एक दो बार आपको चीजें को दो दो तीन तीन बार बोला कि नाम से आप एक बार रूबरू हो जाएं। अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर चलता हूं और समझाता हूं, क्योंकि यहां पर दो तीन आपके क्वेश्चंस भी हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। पहले बात करेंगे गार्ड पार्टिकल क्या होता है। देखो बच्चों, गार्ड पार्टिकल क्या होता है समझो। गार्ड पार्टिकल वो चीज होती है जिसकी वजह से किसी भी चीज में मास होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गार्ड पार्टिकल मास एग्जिस्ट। किसी भी चीज में मास इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर गार्ड पार्टिकल होता है, और अगर मास होता है तो उस चीज की एनर्जी होती है। अगर किसी चीज में एनर्जी होती है तो उसका वजूद होता है, यानी उसका एग्जिस्टेंस होता है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में वो चीज इसीलिए मौजूद होती है क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस होता है, और एग्जिस्टेंस होने के लिए उसके पास एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी तब होती है जब किसी चीज में मास होता है, और मास की चीज में इसलिए होता है क्योंकि गार्ड पार्टिकल होता है। तो किसी चीज में गार्ड पार्टिकल है तो उसका वजूद है। सीधा मैं कह सकता हूं, अगर गार्ड पार्टिकल है तो वजूद है, एग्जिस्टेंस है। सो गार्ड पार्टिकल उस तरह का एक, अभी बताऊंगा गार्ड पार्टिकल हो कैसे क्या है, अभी और क्लियर हो जाएगा। गार्ड पार्टिकल की वजह से हर चीजों में मास पाया जाता है, और हर चीजों में मास होता है, इस वजह से ही क्या होता है, उनका अपना एनर्जी होती है, उनका अपना एग्जिस्टेंस होता है। सुनो, हम लोग जो एलिमेंट्री पार्टिकल पढ़ रहे थे वही फंडामेंटल पार्टिकल्स, जानते हो दो तरह के होते हैं, ये दो कैटेगरी के होते हैं। ये जो हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़ रहे थे, जिसे हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, बुक पढ़ोगे सारी चीजें लिखी हुई हैं, पता है कुल 17 तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जिनसे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ माना गया है। इनमें से 12 जो होते हैं वो मैटर पार्टिकल होते हैं। इनमें 12 जो होते हैं दे आर मैटर पार्टिकल, दे आर 12 इन नंबर्स। और बच्चा 5 ऐसे होते हैं जो फोर्स पार्टिकल होते हैं, इनके नंबर 5 है। ब्रह्मांड जिन चीजों से मिलकर बना है, मैं आपको कुछ ही बोल रहा था, क्वार्क्स है, लेप्टॉन्स है, मुऑन्स है, बोसॉन्स है, न्यूट्रिनोस है, 5 बोलने का ईटीसी कर देता। अब मैं कह रहा हूं टोटल ऐसे 17 हैं। नहीं बात समझ में आ रही? टोटल ऐसे कितने हैं? 17 हैं, 17 है। इनको दो कैटेगरी में बांटा गया, मैटर पार्टिकल और फोर्स पार्टिकल। अभी आप समझ जाओगे, ट्रस्ट मी आप समझ जाओगे, थोड़ा सा टाइम दो। पहले अपनी डिक्शनरी में इन टर्म्स को तो जोड़ो। कुछ लोग तो पावर और मैटर ये तो पहली बार सुन रहे होंगे, रुको अभी, इतने सारे नॉलेज आपको हो गए, ये भी हो जाएंगे। बहुत ही बिहेवियरल तरीके से समझाऊंगे अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ यूपीएससी। यहां तक क्लियर है? अब सुनो, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग, अच्छा मैं एक बात बताता हूं, गार्ड पार्टिकल की वजह से मास होता है, वेरी गुड, एक्सिस्टेंस होता है। कोई भी छोटी से छोटी चीज और कोई भी बड़ी से बड़ी चीज, हर चीज में मास पाई जाती है ना? कोई भी छोटी से छोटी चीज या कोई भी बड़ी से बड़ी चीज, हर चीज में मास पाया जाता है। और जो हर चीज में मास पाया जाता है उसके पीछे जो रीजन है वो क्या है? गार्ड पार्टिकल है। जैसे मैंने कहा प्रोटॉन, सबको पता है प्रोटॉन बहुत छोटा होता है, और मैंने कहा कि अर्थ, मंगल, मार्स, सबको पता है बहुत बड़ा होता है। एक छोटे से प्रोटॉन में मास है, गार्ड पार्टिकल है। एक इतने बड़े सेलेस्टियल बॉडी मार्स के अंदर मास है, गार्ड पार्टिकल। हर चीज के अंदर, अगर इस ब्रह्मांड में कोई चीज मौजूद है उसके अंदर एनर्जी है। एनर्जी है क्योंकि उसके अंदर मास है, और मास है क्योंकि उसके अंदर गार्ड पार्टिकल। मैं एक प्रोटॉन एग्जांपल लेता हूं, वही ज्यादा अच्छा है, सिंपल सा। जैसे ये मान लो एक प्रोटॉन है बच्चों, ये देखो दिस इज द प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन किससे मिलकर बना है? एवरीबॉडी नो, वन अप क्वार्क, वन मोर अप क्वार्क, और बच्चा वन मोर डाउन क्वार्क। 3 क्वार्क से मिलकर प्रोटॉन बना है, एवरीबॉडी नो। 2 अप क्वार्क, 1 डाउन क्वार्क। 2 अप क्वार्क, 1 डाउन क्वार्क मिलकर बना है क्या? प्रोटॉन। सुनो, प्रोटॉन में सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं होती, प्रोटॉन में और भी चीजें होती। ये देखो, जो मैं येलो कलर से बनाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चा, जो येलो कलर से बना रहा हूं ना, यही है हिग्स बोसॉन पार्टिकल, या इसी को आप कहते हैं बोसॉन पार्टिकल, या इसी को आप कहते हैं गार्ड पार्टिकल, कई नामों से जानते हैं। दुनिया में सबसे पहले गार्ड पार्टिकल के बारे में बताने वाला जो साइंटिस्ट था, उनका नाम था प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस। दुनिया में सबसे पहले इसके बारे में जो बताने वाला साइंटिस्ट था वो था प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है। पर जब बोस ने ये सारी चीजें बताई, 1920s के आसपास बता रहा हूं, प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे,
और मैथमेटिशियंस भी मानते हैं उनको लोग, लेकिन ग्रेट फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन भी थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो आइंस्टाइन की टीम के कोर मेंबर भी थे। अब बताओ, आइंस्टाइन अगर अपनी मंत्रणा उनसे करता था, उनके साथ डिस्कशन करता था, तो उसको भी पता था इस लेवल का आदमी है नहीं, क्योंकि आइंस्टाइन की टीम में अगर कोई है उनके साथ रिसर्च कर रहा है। आइंस्टाइन और इन दोनों ने मिलकर बहुत सारे पेपर भी पब्लिश किए थे, सुना होगा, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। स्टैटिस्टिक्स पे क्वेश्चन नहीं पूछा जब भी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। और ये आइंस्टाइन की कोर ग्रुप में थे ये सत्येंद्रनाथ बोस। इन्होंने दुनिया में सबसे पहले बताया गॉड पार्टिकल की मौजूदगी के बारे में, लेकिन ज्यादा लोगों को समझ नहीं आया इसके बारे में। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे तरह चार डिकेड्स के बाद, मतलब 40-50 साल के बाद, इनका तो एक्सपेरिमेंट 1920s के आसपास था, शायद 4 या 5 डिकेड के बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था पीटर हिग्स। पीटर हिग्स ने भी इन्हीं सारी चीजों को बताया जो किसी जमाने में सत्येंद्रनाथ बोस ने बताया था। उसके बाद लोगों को थोड़ा समझ आया, हाँ भाई बात तो ठीक है, ये बातें तो पहले ही सत्येंद्रनाथ बोस बोल चुके हैं। और जब सत्येंद्रनाथ बोस पहले ही बोल चुके हैं, तो सत्येंद्रनाथ बोस को ही बच्चा फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से पूरी दुनिया में जानते हैं। दुनिया में सबसे पहले गॉड पार्टिकल के बारे में बताने वाला साइंटिस्ट प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस, एंड दिस द रीजन इज आल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ गॉड पार्टिकल। ईश्वर कण के पिता। हिंदी में गॉड पार्टिकल को ईश्वर कण कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग हिंदी में ही गॉड पार्टिकल हिंदी में ही करते, बस सही शब्द उसका ईश्वर कण है। सही बात है, यही ईश्वर है, इसी वजह से सारी चीज मौजूद है। ये नहीं तो ईश्वर, नहीं तो सब नहीं, यही समझो ईश्वर। अब सुनो, पहले हम लोग थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। हम आएंगे इस एक्सपेरिमेंट पे भी, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के बारे में। अरे रुको, ये चीज क्या है, इस बारे में तो भूल नहीं गया। सुनो, ये जो क्वार्क्स होते हैं ना, वो एक्चुअल में मैटर पार्टिकल हैं, और ये जो बोसॉन है ना, ये यहां पे क्या है, यहां पे फोर्स पार्टिकल है। इसीलिए तो मैं बताया था, एग्जाम्पल ही बोलना भूल गया। अच्छा, तो गॉड पार्टिकल एक तरह के फोर्स पार्टिकल होते हैं, जिनकी वजह से मैटर पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ते हैं। समझ में आई बात? जैसे ऐसे। बच्चा अगर ना हो पॉसिबल तो ना जाओ, सही बता रहे, ना जाओ अगर बहुत जरूरी ना हो तो। हम लिटरली बहुत जरूरी हो तभी जाओ, देख लो, हम जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं, अर्जेंट है तो। सुनो, टेक्निकल है ना, हमको पता, हम समझा ले जाएंगे, और हमको पता खुद से समझ नहीं पाओगे। हम ये नहीं कह रहे हैं तुम लोग बहुत जीनियस नहीं हो, लेकिन हम तुम पे भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए हम सुरक्षित रहते हैं ना, है कि नहीं? तो सर आप कह रहे हैं कि आप जो है वो फोर्स पार्टिकल हैं, एकदम सही, और हम सब मैटर पार्टिकल, एकदम सही। आप आए हैं, सबको बांध के रखे, और सारे के सारे 500 के 500 बच्चों में से 550 क्लास में बैठे हुए हैं। बोलो हाँ। तो मैं आप सबका कौन? ना बढ़िया साइंस और टेक फील कर रहे हो बिकॉज ऑफ फोर्स पार्टिकल। तभी तो पहले दिन से लास्ट तक एक बच्चा कम नहीं हुआ, और नए जितने एडमिशन हुए सारे मैंने करा दिए। उन बच्चों को ये लग गया, अगर ये शेर आया है तो आगे सब और चीता और भालू और हाथी आने वाले हैं। सुनो, शेर हूं मैं, याद रखना, टाइगर नहीं हूं मैं, शेर हूं मैं, ठीक है? जंगल का राजा शेर ही होता है, ठीक है? सर बहुत तारीफ कर लिया, इधर आइए, बात तो सही, इधर आइए। वैसे मैं कर भी रहा था अपनी तारीफ। सुनो बच्चा, इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया, जो आपके टीचर्स आते हैं ना, वो आपके फोर्स पार्टिकल हैं, और आप जो बच्चे क्लास में बैठे हो, आप लोग क्या हो? मैटर पार्टिकल्स हैं। अब ये फोर्स पार्टिकल का हुनर है, वो कैसे इन चीजों को जोड़ के रखते हैं, और अगर फोर्स पार्टिकल ने मैटर पार्टिकल को जोड़ लिया तो क्लास दमादम चल रही है क्या नहीं? बहुत सही। मैं डार्क मैटर नहीं बोलूंगा अपने आप को, मैं डार्क दिखता हूं, इसका क्या मतलब?
मैं अगर डार्क दिखता हूं, इसका क्या मतलब? 5 फोर्स पार्टिकल की बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ बोसॉन और क्वार्क्स की बात करेंगे जो यहां दिख रहा है। इसी तरह बहुत सारे मैटर, बहुत सारे फोर्स पार्टिकल मिलकर ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें बनती हैं। ये एक एग्जाम्पल है जो बहुत आप लोग हमको उलझाइए नहीं, वैसे भी इसका कोई लेना देना नहीं है। हम यहां से निकलते हैं, हमें पहुंचता है बोस-आइंस्टाइन स्टेटस। नहीं करेगा, मैं हूं ना, लूजली पैक करेगा। हम लोग अपना दिमाग ना लगाएं, करेगा बहुत अच्छा हो रहा है, सब पॉजिटिव, ठीक है। लूजली वूजली क्या होता है? आज तक तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं, कुछ भी बच्चा तुम सोच लेती हो, ना सोचो ऐसे। नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। सब कुछ एग्जिस्ट है, यानी सब कुछ सही से जुड़ा हुआ है ब्रह्मांड में। अगर सब कुछ उल्टा सीधा होगा तो कुछ ही नहीं होता ना तुम होते, ना हम होते, ना ब्रह्मांड होता, ना सूरज होता, ना चंदा होता, ना तारा होता। ये सब कहां होता? इसका भी तो क्वार्क लगे होंगे इसके अंदर, प्रोटॉन वोटॉन होगा। चलो, हमको कोई डिस्टर्ब ना करे, साफ साफ बता रहे हैं। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। करना कुछ नहीं है, पहले मैं इसमें कुल 3 लाइन लिखाता हूं, बस सिर्फ 3 लाइन लिखाता हूं, स्पेशली मैं बोल के लिखाता हूं, और फिर वही 3 लाइन समझा देता हूं, बच्चे अपने आप खुश। और फिर उसके बाद मैं उसके कंक्लूजन बता देता हूं, एकदम और खुश। तो सर बोलिए बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के बारे में। सुनो बच्चों, पहला लाइन लिखो, और ये थोड़ा टेक्निकल है इसलिए लिखाना जरूरी है, और इतना भी टेक्निकल नहीं है। लिखाने के बाद हम ऐसा समझाएंगे अपने मन से लिखने लगोगे, वो लिखाने के पहले, क्योंकि ऐसा हम बना रहे हैं एटमॉस्फेयर। नहीं होता है प्रधानमंत्री आ रहे हैं, माहौल बन रहा है, राहुल गांधी आ रहे हैं, नहीं बन रहा है नहीं बन रहा अच्छा चलिए, मामा जी आ रहे हैं, अब भी नहीं बना। अरे भाई गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो बना दो। 3-3 हजार रुपए बांटे हैं बच्चियों को इस बार, तो महिलाओं को बांटे, महिलाएं देंगी, महिलाएं देंगी, महिलाएं देंगी, बिल्कुल देंगी। इनको ही पता है कि 3 महीना तो मिला 9,000 रुपया, उनको 5 साल नहीं चाहिए, 1500 रुपए है ना। इनको 3 महीना 4 महीना चाहिए, बस काम खत्म। चलो ठीक है, अब लिख डालो फटाफट। ये पहले एक लाइन लिखो, डोंट डिस्टर्ब मी, ओके। लिखो, है हम लिखे हैं, हम लिखाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, डोंट डिस्टर्ब मी। हम कुछ ऐसा लिखाना चाह रहे हैं, मतलब हाँ अब समझे आप, जरूरी थोड़ी किताबी लाइन। रुको अभी एक मिनट रुको, हड़बड़ाओ नहीं, ठीक है। कितना बढ़िया पढ़ा है, ये लाइन कैसे छोड़ दे? यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन भी है ये 18 का। तब देखो ऐसा है कि ऐसा होता है कि ओहो एकदम आवाज नहीं। सुबह तो हम लिखा दिए थे इतनी आसानी से, शाम को ऐसा क्या हो रहा है, निकल ही नहीं रहा है। चलो रवि सर कुछ भी लिखा दो, अपने आप आंसर हो ही जाएगा, बात तो वो भी ठीक है। चलो कुछ भी लिख लो, अपने आप आंसर। अरे नहीं मतलब जो होगा वो अपने आप घूम के वहां पे पहुंच जाएगा। ऐसा एक सर्किल है,
हम चाह रहे हैं यहां से शुरू करें, वो मिल नहीं रहा है, कहीं से शुरू करें, घूम के वहां में पहुंच ही जाएंगे। लेकिन ये मैं कह रहा हूं, आप नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं, चुपचाप लिख लीजिए बस। हम चाह रहे हैं एक ओरिजिन पॉइंट मिल जाता, वो नहीं मिल पा रहा है। वैसे तो पॉइंट वो सब पता है, मैं सोचा शुरू कहां से करूं, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स से शुरू करूं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट से शुरू करूं, या बोसॉन से शुरू करूं? ये लोग डिसाइड कर रहे हैं जिनको पता है नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है, बोसॉन से कुछ नहीं पता, बोसॉन से शुरू कर। तुम लोग अजीब तरह के जोकर हो। लिखो चुपचाप, है ना। Bose-Einstein distribution predicts. Bose-Einstein distribution predicts that at very low temperature, ब्रैकेट में लिखो nearly absolute zero. At very low temperature, ब्रैकेट में लिखो nearly absolute zero, bracket closed, all particles in the system will condense into a single state, S-T-A-T-E, single state, called Bose-Einstein condensate. Called Bose-Einstein condensate. Called Bose-Einstein condensate. उसी में लिखो, this prediction made around the year 1924. This prediction made around the year 1924. ऐसा है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है क्या, और इसी के बिहेवियर को हम कहते हैं बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो अभी भी याद है 9-10 की बुक में स्टेट ऑफ मैटर करके एक चैप्टर आता था, और स्टेट ऑफ मैटर में यह बोला जाता था 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, ये 3 स्टेट ऑफ मैटर है। और चौथा बोला जाता है स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा को, और 5वां स्टेट ऑफ मैटर बोला जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को। यानी कुल पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं स्टेट ऑफ मैटर। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, 5वां बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को बताने वाला जो साइंटिस्ट था एक्चुअल में बोस ही था, और जो उसने पाया उसको उसने आइंस्टाइन से वेरीफाई कराया, क्योंकि उस जमाने का आइंस्टाइन बड़ा जीनियस साइंटिस्ट था, और दोनों ने मिलकर एक नए स्टेट ऑफ मैटर की खोज की जिसका नाम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट रखा गया। ये था क्या? आप किसी जगह पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कर दीजिए, सुनिएगा, आप किसी जगह का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो कर दीजिए, एब्सोल्यूट जीरो के या तो पास तक पहुंच जाइए। सर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसे कहते हैं? 0 केल्विन को। एब्सोल्यूट जीरो हम किसे कहते हैं? 0 केल्विन को। और 0 केल्विन को अगर हम सेल्सियस में निकालें तो -273 डिग्री सेल्सियस आता है। तो सर आप कह रहे हैं किसी जगह पर अगर आप एब्सोल्यूट जीरो यानी -273 डिग्री सेल्सियस या -250 260 के आसपास पहुंच जाते हैं, तो वहां पे अगर कोई भी पार्टिकल होता है, उन सब पार्टिकल का बिहेवियर एक ही स्टेट में आ जाता है, एक ही अवस्था में आ जाता है, और उसी स्टेट को बोसॉन बोला जाता है, और इस प्रॉपर्टी को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोला जाता है। सही बात है। अगर इतना कम टेम्परेचर हो जाए
तो कोई भी पार्टिकल हमारे अगल बगल कोई भी कण हो, सब पार्टिकल का बिहेवियर एक तरह से हो जाता है, और उस एक तरह के बिहेवियर का नाम क्या बोला गया? बोसॉन पार्टिकल। अभी नहीं समझ में आई बात? फिर से मैं रिपीट करता हूं। अगर हम किसी जगह पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मेंटेन कर दें, अब जैसे यहां पर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, बहुत सारी चीजें हवा में है कि नहीं है? अभी हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ला दें तो चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी किसी फॉर्म में हो, सब एक ही अवस्था में आ जाते हैं, एक ही स्टेट में आ जाते हैं। वो एक अलग ही स्टेट होता है जिस स्टेट में आ जाते हैं, और उसको हम बोसॉन कहते हैं। और ये सारे पार्टिकल कंडेंस्ड होकर जो फॉर्म बनाते हैं, उसी कैरेक्टर को बोसॉन कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। ये पांचवी अवस्था है पदार्थ की जो देखी गई, और जिस पे जो शोध किया इन दोनों ने मिलकर किया, इसलिए इनके नाम पर यह बोला गया। अब बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स क्या है? इसी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो आप फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कह रहे हैं, इसी की प्रॉपर्टी को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। स्टैटिक्स उसके बिहेवियर को, उसकी प्रॉपर्टी को कहते हैं। यानी द प्रॉपर्टी ऑफ बिहेवियर ऑफ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट इज कॉल्ड एज बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। भाई मैं बहुत सिंपल तरीके से जा रहा हूं, बहुत टेक्निकल चीजों को आप समझे बात की नहीं। अगला लाइन लिखो, दिस कंडेंसेट फॉर्म बोसॉन। दिस कंडेंसेट फॉर्म बोसॉन। ये जो कंडेंसेट होके जो चीज आई है उसी को हम क्या कहते हैं? बोसॉन। ओके, बोसॉन। इसी कंडेंसेशन, संघनित को क्या बोलते हैं? इसी संघनन को हम बोसॉन कहते हैं। मतलब सब कुछ कंडेंस होना, संघनित हो जाना, डेंस हो जाना, पैक्ड हो जाना कहते हैं। बिहेवियरल एक्टिविटी of Bose-Einstein condensate, behavioral activity of Bose-Einstein condensate are considered as Bose-Einstein statistics. Bose-Einstein statistics, Bose-Einstein कंडेंसेट के इसी व्यवहारिक गुण को हम बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब आप लोग पूछोगे सर ये सब क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब आपको बोसॉन मिल गया तो आपको ब्रह्मांड की समझ हो गई, और ये आपको समझ में आ रहा है कि ब्रह्मांड को समझना है तो बोसॉन पार्टिकल को जानना है, क्योंकि बोसॉन है तभी मास है, मास है तभी हर चीज है, और हर चीज है तो उसमें ब्रह्मांड भी है। तो बस वही फिलॉसफी लिखना फिर शुरू हो जाएगा। तो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स से किस बारे में हो सकता है, क्या क्या पता चल सकता है? क्या पता चलेगा? अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स। क्या पता चलेगा? स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स। क्या पता चलेगा? अरेंजमेंट ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस सेलेस्टिकल बॉडीज इन द यूनिवर्स, है ना, मिला जुला के पूरा इंटायर एग्जिस्टेंस। ठीक है, पृथ्वी, सूरज, चंदा, तारे, ब्रह्मांड, गैलेक्सीज, मिल्की वेज, ये सब नाम इतने हैवी नाम अब लिखे जाएंगे। इन सब की पहचान, इन सब की अंडरस्टैंडिंग इस बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बिहेवियर के आधार पर किया जा सकता है। यानी ब्रह्मांड के बारे में E to G सारी नॉलेज इसी शोध पर होकर हम लोग कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत टेक्निकल चीजों को समझाने की कोशिश की है, जिसको मैं एक्सपेक्ट करता हूं एज अ जनरल साइंस का जो बच्चा होगा इतना मिनिमम लिखेगा अगर नंबर पूरा लेना है तो। और वैसे भी ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है, वैसे भी आपको याद रखना, क्या पता आपके एग्जाम में बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कर दे। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका बिहेवियर जो बनता है वो एक बोसॉन या बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाता है। सही बात है, ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। सही बात है, इस तरह की चीजों से ब्रह्मांड की स्टडी हो पाएगी। सही बात है, इस तरह से हम गैलेक्सी को समझ पाएंगे। सही बात है, इस तरह से एक्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स समझ में आएगा। सही बात है, इस तरह से ब्रह्मांड की पूरी प्रॉपर्टी समझ पाएंगे। सही बात है। अब वो क्या देगा पूछने दो, आई एम वेरी श्योर अब आप कर लेंगे। अब यहां आते हैं,
सर्न एक्सपेरिमेंट पर, जहां हम रुक गए थे। देखो ये जो हमने सर्न एक्सपेरिमेंट किया है, ये जो हमने लिखा है, इसको मैं समझाता हूं। आपको पता है, आई एम वेरी श्योर आप लोग इस फार्मूला को जानते होंगे, E is equal to mc square. Everybody know E is equal to mc square? ये जो E is equal to mc square है ना, ये आइंस्टाइन एनर्जी लॉ है। और एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें भी ये E is equal to mc square लिखा होता था। उसका जो पूरा एडवर्टाइजमेंट होता था, पोस्टर्स। अच्छा एक बात बताओ, मेरे हाथ में एक कैप है, कैप ये कितना भारी है? सर बहुत हल्का है, इसका मास बहुत कम है। मैं इसको आपके ऊपर फेंकूं तो सर पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप जो स्पीड है ना बहुत धीरे धीरे फेंक रहे हैं। अच्छा जोर से फेंकूं तो सर पता चलेगा। मास सेम था, स्पीड मैंने बदल दिया। मास सेम है, सी मतलब स्पीड अगर मैंने बदल दिया, एनर्जी की वैल्यू बदल जाएगी, चोट लग जाएगी। लगेगी नहीं लगेगी? ठीक है, मान लो मेरे पास ये 2 पेन है, सॉरी मान क्यों लो है, ये 2 पेन मेरे हाथ में है। एक्सपेरिमेंट समझाने जा रहा हूं। और इन दोनों को मैं पहली बार फेंक रहा हूं, धीरे से भिड़ा तो टुकड़ों में टूटा। और मैं और तेज से फेंकूं तो और ज्यादा एनर्जी से आएगा। दोनों का मास देख लो, हल्का है। धीरे से फेंका, एनर्जी कम थी, जब भिड़ा तो एनर्जी कम थी। और तेज से फेंकूंगा तो सी की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी, तो मास की वैल्यू वही है, तो एनर्जी ज्यादा भिड़ेगी तो और छोटे टुकड़ों में टूटेगा। और अगर इसको स्पीड ऑफ लाइट से घुमाकर इतना तेज फेंकूं तो ये इतने टुकड़ों में टूटेगा कि टुकड़ों कई साल तक बोलता रहूंगा, उससे भी छोटा का छोटा टुकड़ा में टूटेगा। नई बात समझ में? सोचो, गांठ पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, अगर वहां तक जाना है तो उस लेवल पर एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी और उस लेवल पर कोलिजन कराना पड़ेगा, तब जाके वो छोटे के छोटे गांठ पार्टिकल आएंगे। इसी को मैं समझाने जा रहा हूं। इतना बड़ा लेवल पर एनर्जी बनाने के लिए हम लोग को एक बड़े लेवल का क्या चाहिए था? एक्सेलरेटर। एक चीज और मैं यहां समझाऊंगा, सुनो। जानते हो फिजिक्स में यहां पर एक शब्द लिखा है हेड्रॉन। फिजिक्स में हेड्रॉन किसे कहते हैं? वो पार्टिकल जिसमें क्वार्क की संख्या 2 या 2 से ज्यादा होती है, उसे हम हेड्रॉन कहते हैं। ये बताओ किसमें हम लोगों ने क्वार्क की संख्या 2 या 2 से ज्यादा देखी थी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो इसका मतलब प्रोटॉन एक हेड्रॉन है, न्यूट्रॉन एक हेड्रॉन है। इसका मतलब वह प्रोटॉन एक हेड्रॉन है, न्यूट्रॉन एक हेड्रॉन है। ओके, सो प्रोटॉन एक हेड्रॉन है और न्यूट्रॉन एक हेड्रॉन है। क्लियर एवरीवन? क्लियर? अब सुनो, यहां पर लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर्स हैं। क्या है बताता हूं। छोटे छोटे से मैं पिक्चर्स बनाता हूं, समझने की कोशिश करना। ये मान लो बच्चों, एक एक्सीलरेटर, सबको पता है कि सर्कुलर शेप के एक्सीलरेटर लिए गए हैं। ये पहला एक्सीलरेटर है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। ये उससे बाद वाला एक्सीलरेटर उससे थोड़ा बड़ा है, इसका नाम है सिंक्रोट्रॉन। साइज से ही लग रहा होगा हाँ सर बड़ा है। और ये सबसे बड़ा है जिसका नाम है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। ये सारी की सारी चीजें जमीन के काफी नीचे टनल बनाई गई हैं और ये 27 किलोमीटर का लेंथ है, सर्कुलर शेप का। पूरा एक टनल है 27 किलोमीटर के शेप का। ये सारे जमीन के काफी नीचे है, ऊपर पहाड़ है, नदियां हैं, सड़कें हैं, लोग जा रहे हैं, पूरा काफी नीचे बना है। इसलिए बनाया गया नीचे कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए, ना तो सूरज की किसी एक पार्टिकल की रोशनी और ना तो चंदा मामा का कुछ भी प्रकाश। चंदा मामा का अपना नहीं है, सबको पता है, वो सन का रिफ्लेक्टेड है, लेकिन आता तो रात में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहिए, बहुत शांत जगह चाहिए। इसीलिए हमने जमीन के काफी नीचे सारे एक्सपेरिमेंट किए। हमने नहीं, यूरोप ने, कई कंट्री का ग्रुप है वो, सन ग्रुप, काफी महंगा रिसर्च करते हैं लोग। अब इसमें किया क्या गया? इसमें किया क्या गया, यहां इसके चारों तरफ कुछ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट लगा दिए गए। अब सर ये मैग्नेट क्या करते हैं? इनका नाम मैंने रखा भाई, ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट है। ये क्या करते हैं, जो हेड्रॉन या प्रोटॉन पार्टिकल
जो हेड्रॉन या ये जो पार्टिकल है, ये देखो, ये हेड्रॉन पार्टिकल अंदर गया। हेड्रॉन मतलब अगर मैं प्रोटॉन लिखूं तो आप समझ गए हैं, जब अंदर गया है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, हर किसी को पता है। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट वो चीज होती है जो प्रोटॉन को अंदर पुश करती है, और प्रोटॉन को पुश करते नहीं ढकेलती है, तो प्रोटॉन की स्पीड और फास्ट होती जाती है। यहां मैग्नेट कम होगा, स्पीड कम होगी, या मैग्नेट और होगा, स्पीड और फास्ट होगी, यहां और फास्ट है, यह और फास्ट हो जाएगी। समझ में आ रही बात? और यहां इतनी फास्ट हो जाती है कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर पहुंच जाती है। कितनी पहुंच जाती है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। अब क्या होगा, यहां पर डिटेक्टर लगे हैं, उनका नाम है एलाइस, उनका नाम है एटलस, उनका नाम है सीएमएस, और उनका नाम है एलएससीबी। ये डिटेक्टर लगे हुए हैं। डिटेक्टर वो होते हैं जिनमें बड़े पावरफुल कैमरे होते हैं, उनके नाम ऐसे रखे गए, एलाइस, एटलस, ऐसे शॉर्ट में जानो। इन्हें बड़े पावरफुल कैमरे होते हैं। आप मुझे बताओ, अगर यहां पर प्रोटॉन या हाइड्रॉन स्पीड ऑफ लाइट से घूम रहा है, और स्पीड ऑफ लाइट से घूमने के बाद दो प्रोटॉन या हाइड्रॉन आके फ्यूज करते हैं, धड़ाधड़ फ्यूज करने शुरू करेंगे। क्यों? 27 किलोमीटर के एरिया में, लेंथ में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से घूम रहे हैं। सोचो कितनी बार धड़ 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 भिड़ रहे होंगे। समझ रहे हो कि नहीं? और जितनी बार भी भिड़ रहे होंगे, हो सकता है एक सेकंड के अंदर ये लाखों बार भिड़ते हो, करोड़ों बार भिड़ते हो। उसकी करोड़ों बार के भिड़ने में जो डिटेक्टर्स है ना, वो बड़े पावरफुल कैमरे होते हैं। वो एक सेकंड के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अरबों खरबों फोटोग्राफ्स ले लेते हैं। उस अरबों खरबों फोटोग्राफ्स में जो इमेजेस आए हैं, जो साइंटिस्ट बताते हैं, उसमें गार्ड पार्टिकल मिला था। वही गार्ड पार्टिकल जो सिर्फ एक थियरी थी, पहली बार प्रूफ होता है। और गार्ड पार्टिकल ही नहीं मिला, ऐसी चीजों के अंदर अगर देखा जाए तो यहां पर एंटी मैटर भी बने थे, और ये एंटी मैटर को बनाने में अरबों खरबों रुपए खर्च हो गए थे। वही मैं बता रहा था, एंटी मैटर बने तो हैं सर ने एक्सपेरिमेंट में, पीछे आपको बताया था, लेकिन बहुत पैसे खर्च हो गए थे। यू रिमेंबर और नॉट? ये वही एक्सपेरिमेंट है जो मैंने अभी पीछे बताया था, जहां पर बहुत सारे पैसे खर्च हुए थे, और मैंने आपको पीछे बताया था। ये देखो, यहां पर मैंने आपको बताया था। ये क्या हो गया? देखो, सर्न एक्सपेरिमेंट में एंटी मैटर्स बने थे। मैंने अभी आपको शुरुआत में एंटी मैटर के टाइम में बताया था। ये सारी की सारी चीजें जो आप यहां पे देख रहे हैं। फिर मैं बोल रहा हूं, आपके एग्जाम्स में एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं आएंगे, ट्रस्ट मी, ठीक है ना? लेकिन एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैंने चीजों को समझाने की कोशिश की थी। अब बताओ, ये हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंट है कि नहीं? ऐसा कहते हैं, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कराने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई, मैंने अभी बता दिया था। एक मॉडर्न सिटीज को 1 साल के लिए बहुत पैसा खर्च हुआ था, लेकिन फाइनली ये चीजें प्रूफ हुई और पता चली। ओके, अगला डिस्कशन हम करेंगे न्यूट्रिनो के बारे में। अगला डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं न्यूट्रिनो के बारे में। देखो, जब न्यूट्रिनोज की बात होती है ना, जब न्यूट्रिनो की बात होती है तो यहां पर हम लोग एक टर्म के साथ कंफ्यूज होते हैं जिसका नाम है न्यूट्रॉन। जब न्यूट्रिनो की बात होती है, एक टर्म आता है न्यूट्रॉन, और मेरे दिमाग में भी सबसे पहले जब न्यूट्रिनो आया था तो मैंने कहा यार ये नाम ना कुछ न्यूट्रॉन से मिलता जुलता है, ऐसा तो नहीं इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशंस हैं। तो फिर मैंने समझना ही वहीं से शुरू किया, और क्लास में समझाना भी वहीं से शुरू किया कि ऐसा तो नहीं कि न्यूट्रॉन न्यूट्रिनोस में कोई रिलेशंस हैं, क्योंकि नाम इसके मिलते जुलते हैं। तो पहली हेडिंग हो गई न्यूट्रिनोस, ये भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है, और इसकी अगली हेडिंग होगी न्यूट्रॉन वर्सेस न्यूट्रिनोस। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन में मास होता है, पर न्यूट्रॉन हैव नो चार्जेस। न्यूट्रॉन में मास होता है, but neutron have no charges. Okay.
और वहीं जब न्यूट्रिनोज को देखते हैं तो इन द बिगनिंग बोला गया कि न्यूट्रिनोज जो होते हैं उनमें मास नहीं होता। इन द बिगनिंग न्यूट्रिनोज को बोला गया उनमें चार्जेस नहीं होते हैं, ना तो द्रव्यमान है और ना तो कोई आवेश है। ये शुरुआत में न्यूट्रिनोज को ये बोला गया, इस तरीके की चीजें। हाँ पता है मुझे, आपका क्वेश्चन है कि सर बिना मास की चीज कैसे हो सकती है। रुको, अभी मैंने ही आपको बताया था कि गॉड बिना मास के नहीं हो सकता है, और सर आप यहाँ एकदम बदल रहे हैं। मुझे पता है बदल रहा हूं, थोड़ी देर बाद फिर मैं सही हो जाऊंगा। मैंने बोला शुरुआत में ऐसा बोला गया, मैंने नहीं बोला अभी ऐसा बोल रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिनो कहने के पीछे जो लॉजिक था वो यही था। सो मैं कह सकता हूं इन द बिगनिंग न्यूट्रिनोज डिस्क्राइब्ड एज, राइट, इन द बिगनिंग न्यूट्रिनोज डिस्क्राइब्ड एज, इन द बिगनिंग न्यूट्रिनोज डिस्क्राइब्ड एज, शुरुआत में न्यूट्रिनो को, है ना, ऐसे मतलब प्रदर्शित किया गया। इन द बिगनिंग न्यूट्रिनो डिस्क्राइब्ड एज they are massless and chargeless fundamental particle, they are massless and chargeless fundamental particle, है ना, मतलब इनमें कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है। ये शुरुआत में न्यूट्रिनोज को ऐसे बताया गया। इन द बिगनिंग न्यूट्रिनोज डिफाइंड एज massless and chargeless fundamental particle, है ना, मतलब ये ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनमें ना तो द्रव्यमान है और ना तो आवेश है। ये हो गया शुरुआत। ये तो शुरुआती दौर में न्यूट्रिनोज को डिफाइन किया गया। अगर हम न्यूट्रिनोज की ओरिजिन पे बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ न्यूट्रिनोज, ओरिजिन ऑफ न्यूट्रिनोज बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ न्यूट्रिनोज, न्यूट्रिनोज की जो पहली ओरिजिन मानते हैं, सी इट, न्यूट्रिनोज की जो पहली ओरिजिन मानी जाती है, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि पहली बार इस ब्रह्मांड पे जो न्यूट्रिनोज आता है वो जस्ट आफ्टर बिग बैंग आता है। बिग बैंग की वही घटना जो मैंने आपको बताई थी, जस्ट बिग बैंग की घटना के बाद, बिग बैंग की घटना के तुरंत बाद विश्व दुनिया में सबसे पहले न्यूट्रिनो की ओरिजिन हुई, उत्पत्ति हुई। ये पहली बार न्यूट्रिनोज इस ब्रह्मांड में कब आते हैं? बिग बैंग की घटना के बाद, फर्स्ट ओरिजिन। अब बात होती है क्या आज भी न्यूट्रिनोज आते हैं? टुडेज ओरिजिन, क्या आज भी न्यूट्रिनोज की उत्पत्ति होती है? हाँ होती है, टुडेज ओरिजिन। और टुडेज ओरिजिन में बहुत सारी चीजें बताई गई। ऐसा बताया गया भाई, ऐसा है जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन है, यानी जब तारे मरते हैं, ऐसी घटना के समय पे न्यूट्रिनोज बनते हैं। जब गामा किरणें फटती हैं, यानी इंग्लिश में गामा रे बस्ट होता है, गामा किरणें फटती हैं। अगला सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, गामा किरणें फटती हैं, ये सारी चीजें। सेकंड, तीसरा सुपरनोवा एक्सप्लोजन, गामा रे बस्ट, ये सारी घटनाएं। इसके अलावा जो स्टार्स होते हैं ना, जिनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन चलता है, स्टार्स के अंदर कौन सा रिएक्शन चलता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। उन न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से भी वहां न्यूट्रिनोज की ओरिजिन होती है। एक काम करता हूं ना, सन लिख देता हूं। ऑफ कोर्स सन भी एक स्टार है, सेल्फ ल्यूमिनेंस बॉडी, जिनको हम तारे बोलते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तारे ऐसे होते हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, सेल्फ ल्यूमिनेंस बॉडी, ठीक है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन मैंने बोला है जब तारे मरते हैं। आपको याद है जब मैं आपको थोड़ा सा आइंस्टाइन जेम्स वेब पढ़ा रहा था, तो उस समय मैंने कहा था कुछ चीजें आएंगी जिसको मैं आगे पार्टिकल पे जिसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा। और वहां पर एक चीज मैंने और बोला था, तारों का फॉर्मेशन, तारों की लाइफ साइकिल। उसे बोला तारे जब शुरुआत में बनते हैं तो वह नेबुला फेज से स्टार्ट होते हैं, और तारे जब मरते हैं तो वो सुपरनोवा फेज पे जाके मर जाते हैं। सुपरनोवा फेज तारों के मरने की अवस्था को बोलते हैं, व्हेन द स्टार इज गोइंग टू डाई। और जब तारा मरता है तो उस समय बहुत ज्यादा हीट और लाइट उत्पन्न करता है, बहुत ज्यादा, और उस समय न्यूट्रिनोज बहुत ज्यादा निकलते हैं। और जब तारे मरते हैं सुपरनोवा फेज में, तो तारा अपने साथ एक नए तारे को बना भी जाता है। तो डेथ ऑफ स्टार इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ अ न्यू स्टार। इस तरह से तारे मरने के साथ भी एक नया तारा बना जाते हैं। हम लोग दुनिया से जाएंगे पर हमारे बच्चे हमारी पहचान होंगे, जो बताएंगे कि हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी ये लोग हुआ करते थे। ऑफ कोर्स घर में देखो हम लोग अपने दादा दादी, उनके भी पीछे के फोटोग्राफ चीजों को रखते हैं। हमने देखा नहीं, लेकिन हम चाहते हैं हमारे बच्चे, हमारे पोते इन चीजों को देखें। होता है, हम सब भी यही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो
ये हो गया आपके स्टार्स, ये चीज है। गामा रे बहुत ज्यादा नहीं जाना, बहुत पहले 1-2 वीडियो से मैंने यूट्यूब से बनाए थे 2-3 साल पहले। गामा किरणें जो होती है वो भी फटती हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। इन सब चीजों में न्यूट्रिनोज आते हैं, और तारे तो जान ही रहे हो। और सबसे ज्यादा तो न्यूट्रिनोज आपको पता है हमारे सन से ही आएगा, सबसे नियर बाई स्टार वही है। तो व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिनोज ऑन आवर अर्थ? हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा न्यूट्रिनोज का जो स्रोत है वो सूर्य है। तो सर ये जो न्यूट्रिनोज हैं जो हमारी पृथ्वी पर आते हैं, हमारी बॉडी पर आते हैं, क्या ये डेंजरस हैं? बिल्कुल नहीं। और ऐसा कहते हैं कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, 1 सेकंड के मिली सेकंड के अंदर और कम समय में करीब अरबों खरबों न्यूट्रिनोज, अप्रॉक्स ट्रिलियंस ऑफ द न्यूट्रिनोज पासिंग फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी विदाउट क्रिएटिंग एनी सिंगल हार्मफुल इफेक्ट। तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, 1 सेकंड के भी मिली सेकंड के अंदर करीब अरबों खरबों न्यूट्रिनोज मानव के शरीर से पास हो जाते हैं बिना किसी नुकसान पहुंचाए। ये चीज आप याद रखिएगा, बुक पढ़ेगा उस समय लिखा होगा, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ट्रिलियंस ऑफ द न्यूट्रिनोज पास फ्रॉम ह्यूमन बॉडी विदाउट क्रिएटिंग एनी हार्मफुल इफेक्ट। पास समझ आ गए? ट्रिलियंस ऑफ द न्यूट्रिनोज। तीसरा, सर अभी तक जो आपने बोला ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। ऑफ कोर्स नेचुरल है, नेचुरल है। सर ये बताओ कि क्या आर्टिफिशियली भी हम न्यूट्रिनोज बना सकते हैं? आंसर है यस, वी कैन ऑल्सो डेवलप न्यूट्रिनोज आर्टिफिशियली, यानी कृत्रिम तरीकों से भी हम न्यूट्रिनोज को बना सकते हैं। एक शख्स है जिसका नाम बुक में मैंने लिखा है, वोल्फगैंग पाउली। बहुत पहले शायद 1928, आई नॉट श्योर, इसने न्यूट्रिनो बनाया था, गामा किरणों से बनाया। वोल्फगैंग, WOLFGANG PAULI, इसने न्यूट्रिनोज बनाया था। कहां से बनाया था? गामा किरणों से बनाया। कैसे बनाया उस पर हम बात नहीं करेंगे। इसे गामा किरणों से न्यूट्रिनोज आर्टिफिशियली बनाया था। और अगर इसने आर्टिफिशियल न्यूट्रिनोज बनाया था, इसका मतलब है कि आर्टिफिशियली हम न्यूट्रिनोज को बनाकर उनको अपने काम में ला सकते हैं। जैसे नेचुरल भी रेडियो वेव्स होते हैं जो सन की रोशनी में आते हैं, और आर्टिफिशियल भी रेडियो वेव्स होते हैं जो अपने मोबाइल फोन से बनाकर और फिर लोगों से कॉल कनेक्ट करते हैं। वाईफाई राउटर से निकालकर घर के अंदर लोग वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, वो आर्टिफिशियल है कि नहीं? वो क्या है? वो आर्टिफिशियल है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिनोज, और एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिनोज में हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अगले लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन। अब सुनो